हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको स्पेशल तरीके से इस चैप्टर को समझाया है। साथ में दोस्तों मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपने ऐसी वीडियो आज तक यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। अगर आपने ये वीडियो पूरी एक बार देख ली तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को कभी भी नहीं भूल पाओगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ट्रिक और व्याख्या के साथ सभी पॉइंटों को क्लियर किया है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मगध राज्य के उत्कर्ष का सबसे पहला सवाल। तो पहला सवाल है दोस्तों, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस धर्म से मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धर्म से मिलता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अगुंतर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि दोस्तों भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगध राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मगध राज्य के उत्कर्ष के प्रमुख 3 कारण थे। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति, दूसरा आर्थिक स्थिति और तीसरा राजनीतिक स्थिति। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको तीनों को बारी बारी समझाऊंगा, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक स्थिति। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मगध राज्य है, जो कि उत्तर में गंगा नदी से, पश्चिम में सोन नदी से, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों से और पूर्व में चंपा नदी से घिरा हुआ है। चारों ओर से घिरे होने के कारण मगध पर आक्रमण करना आसान नहीं था, इसलिए दोस्तों इस पर किसी दूसरे राज्य के द्वारा बहुत ही कम आक्रमण किए गए थे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो दोस्तों मगध राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि यहाँ पर इसकी मजबूती के 2 कारण थे। सबसे पहला था कृषि में अत्यधिक उत्पादन। मगध चारों ओर से नदी और पर्वत से घिरा होने के कारण यहाँ की ज़मीन बहुत अधिक उपजाऊ थी और कृषि अधिक मात्रा में की जाती थी। दूसरा प्रमुख कारण है कि यहाँ पर लोहे का भंडार प्राप्त होना। मगध राज्य में लोहे का भंडार अधिक मात्रा में मिला और इस लोहे का उपयोग कृषि के औजार बनाने के लिए और शस्त्र बनाने के लिए किया गया, जिसके कारण दोस्तों कृषि में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ था और इनकी आंतरिक शक्ति में भी काफ़ी वृद्धि हो गई थी। तो ये आपको याद रखने हैं कि अगर आपसे पेपर में पूछता है कि मगध साम्राज्य की आर्थिक स्थिति की मजबूती के कारण क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि में अत्यधिक उत्पादन और दूसरा हो जाएगा मगध राज्य में लोहे के भंडार मिलना। अब बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक स्थिति के बारे में। राजनीतिक स्थिति 2 बातों पर निर्भर करती है कि वहाँ का राजा कैसा है और वहाँ का प्रशासन कैसा है। तो दोस्तों मगध साम्राज्य में जितने वंश हुए उनमें से कुछ शक्तिशाली एवं साहसी राजा हुए, जिसके कारण मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा दोस्तों कि यहाँ पर हाथियों को शामिल किया गया। मगध में जंगलों से हाथियों को पकड़ा गया और हाथियों की सहायता से मगध ने बहुत युद्ध जीते। यह मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का सबसे बड़ा कारण। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हाथियों का प्रयोग युद्ध में किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले हाथियों का प्रयोग मगध में किया गया था। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि मगध ने कौशल, वत्स, अवंती महाजनपद को हराकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कीकट शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कीकट शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि कीकट शब्द का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों कीकट शब्द का अर्थ होता है मगध। क्या होता है? मगध होता है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आता हूँ। अगर दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगध के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मगध के पश्चिम में सोन नदी बहती है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मगध के उत्तर में गंगा नदी बहती है, पश्चिम में सोन नदी बहती है, पूर्व में चंपा नदी बहती है और दोस्तों दक्षिण में विंध्याचल पर्वत की श्रेणियाँ हैं। क्योंकि यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मगध के पूर्व में कौन सी नदी बहती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंपा नदी
बहती है? मगध के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। जबकि मगध के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तो आपके विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, मगध शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, मगध शब्द का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभी यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग मिलता है, जबकि दोस्तों आपको याद रखना है कि अथर्ववेद में मगध शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। यजुर्वेद में भी मगध के भाटों का उल्लेख मिलता है। ये भाटों का अर्थ क्या होता है? तो यह मगध में रहने वाली एक जनजाति थी जिसको भाटों कहा जाता था। साथ में दोस्तों आपको याद रखना है कि बिहार के पटना एवं गया जनपद प्राचीन काल में मगध के नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है कि बिहार के वे कौन से जनपद हैं जो कि मगध के नाम से जाने जाते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पटना एवं गया जनपद है, जो कि प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगध साम्राज्य के वंशों का क्रम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको यहाँ पर मगध साम्राज्य के वंशों का क्रम बताना है। तो सबसे पहला वंश है बृहद्रथ वंश, दूसरा है दोस्तों हर्यक वंश जो कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा था। तीसरा है दोस्तों शिशुनाग वंश जो कि 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक रहा था। चौथा है नंद वंश जो कि दोस्तों 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा था। यहाँ पर दोस्तों आपको ये क्रम याद रखना है क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन था? तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के अनुसार मगध पर सबसे पहला शासक हर्यक वंश का था। तो अगर दोस्तों आपसे यह पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार मगध पर सबसे पहला शासक किसका था, तो आपका आंसर होगा हर्यक वंश का था। जबकि दोस्तों अगर पुराणों की बात करें तो ये सबसे पहला शासक किसको मानते हैं? बृहद्रथ वंश को मानते हैं। अगला सवाल है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बृहद्रथ वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। दोस्तों इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बृहद्रथ ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की थी। दोस्तों बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। जरासंध एक प्रतापी राजा था। इसने अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त की, लेकिन अंत में श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम ने जरासंध की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि जरासंध की हत्या किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा भीम ने जरासंध की हत्या कर दी थी। अगला सवाल है दोस्तों, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मगध की पहली राजधानी गिरिब्रज थी। दोस्तों गिरिब्रज को राजगृह या फिर बसुमती भी कहा जाता है। तो अगर आपके पेपर में बसुमती लिखा हुआ आता है तो वो भी सही हो जाएगा, राजगृह लिखा हुआ आता है तो वो भी सही हो जाएगा। जरासंध ने मगध की पहली राजधानी बसुमती या राजगृह या गिरिब्रज बनाई थी। साथ में दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि बृहद्रथ वंश की दूसरी राजधानी कहाँ पर थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ वंश की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो चारों तरफ से जल से घिरी हुई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बसुमती की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बसुमती की स्थापना चेदी बसु ने की थी। अब ये चेदी बसु कौन थे? तो आपको याद रखना है चेदी बसु बृहद्रथ के पिता थे। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे पहले चेदी बसु थे, उनके पुत्र हुए बृहद्रथ, और बृहद्रथ के पुत्र कौन हुए? जरासंध हुए थे। जरासंध की मृत्यु के बाद बृहद्रथ का अगला शासक सहदेव हुआ। दोस्तों ये सहदेव जरासंध का पुत्र था, ये आपको याद रखना है। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, आपके पेपर में पूछा जाता है कि जरासंध के बाद बृहद्रथ का अगला शासक कौन बना था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सहदेव बना था। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है कि बृहद्रथ वंश में कुल कितने शासक हुए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ वंश में कुल 10 शासक हुए थे। अगला सवाल है दोस्तों, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय था। यह एक कमजोर व अयोग्य राजा था, अतः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आज आपको मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ
उसके बाद भरत वंश की स्थापना कैसे हुई थी, इसके कौन कौन से राजा हुए, इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान करा दिया है। अगली वीडियो में दोस्तों हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। साथ में दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और यहाँ पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।